आज का जो टॉपिक हम देख रहे हैं, जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म में स्टार्टिंग में स्ट्रक्चरल वाला पार्ट होगा, ठीक है, फिर स्टीरियो वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म टॉपिक नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया था, ठीक है, उसका मॉड्यूल आपने कर लिया होगा, मॉड्यूल की क्वेश्चंस आपके बन गए होंगे, ठीक है, तो उसको अच्छे से रिवाइज करते रहना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म में सबसे पहला जो एक हम छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DU जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, BBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तीनों एक ही के नेम होते हैं। तो इस टॉपिक को हम पहले एक बार समझ रहे हैं, ये टॉपिक को हम आगे आइसोमेरिज्म में यूज करेंगे, इसलिए इस टॉपिक को हम पहले एक बार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा है DU का, ठीक है, शॉर्ट में DU बोलते हैं इसे, जो सबसे कॉमनली इसका यूज नेम है। DU का हमने एक फॉर्मूला लिखा है, DU इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको DU निकालना है तो इट इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, इसको आप काउंट करके उसका DU बता सकते हो। यहां पर अब आप देखोगे तो इसके आगे हमने क्या लिखा है। अब मैं अगर आपसे उल्टा पूछता, अगर DU किसी का जीरो है, DU जीरो होने का मतलब हो गया कि वहां पर कोई पाई बॉन्ड या कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर DU जीरो है तो कोई पाई बॉन्ड कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि DU होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अगर DU वन है तो DU वन में क्या क्या हो सकता है, या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर एक रिंग हो सकता है। एक पाई बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा कंपाउंड में, तो उसका DU ऑटोमेटिकली क्या आएगा, वन आएगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर DU टू है तो क्या क्या हो सकता है, खुद सोचो। DU टू होने का मतलब पॉसिबिलिटी क्या क्या है, या तो दो डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर दो रिंग हो सकता है, दोनों की वजह से DU दो आएगा, या फिर पॉसिबिलिटी है एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो। एक डबल बॉन्ड एक रिंग होने का मतलब भी DU आपका दो आएगा, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब हो गया कि वहां पर दो पाई बॉन्ड है, और दो पाई बॉन्ड का मतलब हो गया कि DU क्या होगा, टू होगा। तो जब आप DU टू की बात करते हो तो ये कुछ केसेस बन सकते हैं, DU टू रिलेटेड कंपाउंड्स है। क्लियर, इतना सब कुछ समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। पहले का बताओ DU क्या होगा। फर्स्ट का जीरो समझ में आता है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है। अगले का क्या हो जाएगा, अगले का वन, ठीक है, और उसके बाद का टू। ये बहुत इजीली हमें समझ में आता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम इजीली यहाँ पर काउंट करके इसका DU बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका DU हम इजीली निकाल सकते हैं। जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये, जिसको हम आगे यूज भी करेंगे, और इसको याद रखिएगा, जब हम आइसोमर्स की बात करते हैं, आइसोमर्स का DU सेम होता है। ठीक है, आइसोमर्स का DU सेम होता है, ये चीज हमें याद रखना है। आगे इस पॉइंट को हम फिर से रिलेट करेंगे, तो अभी के लिए इसको याद रखो, आइसोमर्स हैव सेम DU। ये क्यों होता है वो भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब DU निकालने का एक फॉर्मूला भी है। ऊपर मैंने लिखा था DU इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, बट ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग वाला फॉर्मूला आप तब यूज कर पाओगे जब आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि पाई बॉन्ड कितने और रिंग कितने हैं। ठीक है, बट अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, सपोज मैं ऐसा आपको लिख के दे दूं कि C4H10 का बताओ DU क्या है, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया। तो अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो उस केस में यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू कैलकुलेट DU। C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N बाई टू, ये DU का फॉर्मूला होता है, जहां पे X आपका हेलोजन है, N आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम DU कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इस फॉर्मूले को अभी ध्यान रखना, नेक्स्ट स्लाइड में हम यूज करेंगे, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N बाई टू। ठीक है, अगर मैं आपको इसका DU निकालने बोलूं, C4H8 का, C4H8 का DU बताओ, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली भी अगर याद होता है तो बता सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, बट अभी मैं फॉर्मूला बस यूज करना बता रहा हूं इसमें। DU इसका वन आएगा। ठीक है, बस एक बार फॉर्मूला बता देता हूं, C+1 तो 4+1, कार्बन का काउंट 4 है, माइनस H, हाइड्रोजन 8 है, हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, डिवाइड बाई आप 2 करोगे तो आपका DU आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपका DU आ जाएगा 1। इस तरीके से आप DU निकाल सकते हो। बेंजीन का DU, बेंजीन का DU कितना होगा, 4। बेंजीन में हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर को यूज करके बता सकते हैं। ठीक है, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो बेंजीन का DU 4 हो जाएगा। नैप्थलीन में बताओ, नैप्थलीन का DU कितना होगा। नैप्थलीन का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नैप्थलीन का DU, अरे क्या बोल रहे हो, गलत सलत। नैप्थलीन में DU 7, ठीक है, कुछ लोग 8 11 बोल रहे हैं, 11 कहां से आ गया। ठीक है, नैप्थलीन का DU कितना होगा, 7। यहां पर आप देख सकते हो कि 5 पाई बॉन्ड्स है और 2 रिंग है, तो इस केस में नैप्थलीन का DU हमारा यहां पर 7 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाले एग्जांपल का C3H6O, C3H6O, फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज करो, C3H6O का DU निकाल सकते हैं।
ठीक है, 1 आएगा, इसका 1 आएगा। फॉर्मूला C+1 3+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये, और फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे तो du 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहो ना, और अगर आपको एक चीज ये क्लिक कर जाता है कि ये जो C3H6O है ना, इसको आप जनरल इस फॉर्म में लिख सकते हो CnH2nO, और CnH2nO जो है ये आपका होमोलोगस सीरीज था, उसका फॉर्मूला था एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड कीटोन होमोलोगस सीरीज का हमने ये फॉर्मूला निकाला था CnH2nO, और इससे आप डायरेक्टली यहां पर सोच सकते हो कि CnH2nO जो है उसमें Du1 होगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन का होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला है, और एल्डिहाइड कीटोन में आपको पता है वहां पर एक पाई बॉन्ड होता है। तो अगर आपको डायरेक्टली क्लिक कर जाता है तो आपको फॉर्मूले यूज करने का भी जरूरत नहीं है, आप सीधा इसका आंसर बोल सकते थे 1। इतना क्लियर है, सभी निकाल लोगे। जनरल फॉर्मूला ऐसा याद नहीं करना होता, यूज अगर कहीं हो रहा है बिना उसके भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बस इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब यहां पर जो हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं आइसोमर्स, ठीक है, अब हम आइसोमर्स वाले पार्ट पे आते हैं, और यहां पर फिर हम डी का यूज करेंगे। डी का बस उतना सा पार्ट हमें चाहिए था। अब यहां पर आप देखो आइसोमर्स में हमने क्या लिखा है, टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। और सिंपल सा मीनिंग है, दो डिफरेंट कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो उनको हम आपस में आइसोमर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स की बात करूं, ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स की यहां पर बात करूं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये है C3H8O। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है। तो दोनों के यहां हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहां पर ये दो डिफरेंट कंपाउंड है। तो दो डिफरेंट कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो उनको हम क्या बोल देंगे, आइसोमर्स बोल देंगे। बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो हमने नेक्स्ट क्या लिखा है, आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर बोथ। जब हम आइसोमर्स की बात करते हैं तो उनमें कम से कम एक प्रॉपर्टी आपको डिफरेंट दिखेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो सकता है, या फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो आइसोमर्स में हम बोलते हैं कम से कम एक प्रॉपर्टी तो डिफरेंट दिखेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये दोनों आपस में आइसोमर्स है, इनके कुछ प्रॉपर्टीज को अगर मैं रिलेट करने की कोशिश करूं इस पॉइंट को समझने के लिए, तो यहां पर आप देख सकते हो हमने क्या लिखा है, दिस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दिस इज गैस एट रूम टेम्परेचर। दोनों के फिजिकल स्टेट में डिफरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो गया। दूसरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ये चीज हमें आइडिया होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस होगा, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो विच मींस अगेन फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें डिफरेंस दिख रहा है। और यहाँ पर एक केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें, एक रिएक्शन की हम बात करें, अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करके H2 गैस इवॉल्व करता है, लेकिन जब आप ईथर की बात करते हो, ईथर सोडियम के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, अब कौन कौन सोडियम के साथ रिएक्शन शो करता है ये हम आगे जीओसी में सीखेंगे। अभी बस ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आइसोमर्स के प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां पर सोडियम के साथ ये H2 गैस इवॉल्व कर रहा है, और ईथर H2 गैस इवॉल्व नहीं करता। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए जो हमने यहां पर सेकेंड पॉइंट लिखा था। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, टू आइसोमर्स ऑलवेज हैव सेम डी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अगर आइसोमर है तो उनके डी सेम होगा, और रीजन बहुत ही सिंपल है, अगर आइसोमर है इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो du का जो फॉर्मूला हमने लिखा था C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2, अगर दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उनमें कार्बन का काउंट, हाइड्रोजन का काउंट, ऑक्सीजन का काउंट सब सेम होगा, तो जब आप du का फॉर्मूले से du निकालोगे तो du भी तो सेम ही आएगा। ये चीज समझ में आया सबको? इसलिए हम बोलते हैं कि आइसोमर्स का du क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, रीजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो du का फॉर्मूला यूज करोगे तो सेम ही आएगा। लेकिन इसका अगर मैं उल्टा बोलूं, ऑल कंपाउंड्स हैविंग सेम du आर आइसोमर्स, तो गलत। ठीक है, जो आइसोमर्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर, जो आइसोमर्स होंगे उनका du सेम होगा, लेकिन आप इसको उल्टा नहीं बोल सकते। हर किसी कंपाउंड जिनका du सेम है वो आपस में आइसोमर्स नहीं होंगे। ठीक है, मान लो अगर मैं आपको ये दो स्ट्रक्चर देता और इन दो स्ट्रक्चर में बोलता है du कितना है, du दोनों केस में क्या है, दोनों केस में 1 है, du 1 है, लेकिन क्या ये आइसोमर है, क्या ये आपस में आइसोमर है? नहीं है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि आइसोमर जो है उनके du सेम होंगे, लेकिन कंपाउंड जिनके du सेम हो वो कोई जरूरी नहीं कि ऑलवेज आइसोमर। ठीक है, तो ये मीनिंग बस यहां पर ध्यान रखना, जो पॉइंट हमने यहां पर लिखा है, तो आपको याद रखना आइसोमर्स के du सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन नॉट बी आइसोमर्स। होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स आइसोमर हो ही नहीं सकते। सिंपल सा रीजन है, जब आप होमोलोगस सीरीज की बात करते हो और उसके डिफरेंट मेंबर्स की बात करते हो तो उनमें CH2 यूनिट का तो डिफरेंस होता है ना। ठीक है, मोर देन वन CH2 यूनिट, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो ही नहीं सकता। अगर CH2 यूनिट का डिफरेंस है
मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज में, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ ही नहीं सकता, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आ सकता तो वो आइसोमर भी नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये आइसोमर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है रिगार्डिंग आइसोमर्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब जो हम आइसोमर्स को क्लासिफाई करते हैं, आइसोमर्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। जो पार्ट हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रक्चरल, और फिर स्ट्रक्चरल को खत्म करके हम स्टीरियो वाले पार्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स में, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म वाला जो पार्ट है इसको हम GOC 1 में कवर करेंगे। इस टॉटोमेरिज्म के अलावा यहाँ पर जो भी है इनको अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कवर करेंगे। ठीक है, एक बार स्टीरियो को भूल जाओ, स्ट्रक्चरल जब खत्म करेंगे फिर हम स्टीरियो पे मूव करेंगे, तो स्टीरियो के बारे में समझाऊंगा। अभी बस हम किसको रिलेट करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को। तो अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। चलो इसको देखते हैं। यहां पर देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ब्रैकेट में हमने लिखा है कनेक्टिविटी। ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर मैं ये दो स्ट्रक्चर्स की बात करूं सपोज, ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये दोनों स्ट्रक्चर्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, दोनों का फॉर्मूला है C4H10। ठीक है, C4H10, तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये जो हमने यहां पर बनाया इसी को हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, जैसा मैंने यहां पर ड्रॉ किया, इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होने का सिंपल सा मतलब उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। इन दोनों के स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिख रहे हैं, और स्ट्रक्चर अलग कब होते हैं, जब एटम्स के कनेक्टिविटी डिफरेंट होते हैं। एटम का कनेक्टिविटी डिफरेंट होने का क्या मतलब हो गया, यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो सेकंड कार्बन है ये दो कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, बट यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है ये तीन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है। एक में दो एटम से कार्बन बॉन्ड बना रहा है, एक में तीन एटम से बॉन्ड बना रहा है, इनकी स्ट्रक्चर अलग बोलो या फिर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स अलग बोलो, या एटम्स आर बॉन्डेड इन अ डिफरेंट मैनर बोलो, सबका मतलब एक ही होता है। तो अगर स्ट्रक्चर अलग होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तो उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। इतना सबको समझ में आता है, कितना सबको क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर तो मुझे पता चल गया कि क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग दिखेंगे। अब यहां पर भी हम इसको क्लासिफाई जब कर रहे थे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पहला जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट पैरेंट चेन और डिफरेंट साइड चेन। पैरेंट चेन या फिर साइड चेन में अगर डिफरेंस हो तो उनको चेन आइसोमर्स बोला जाता है। अब यहां पर आपको आइडिया होना चाहिए बस IUPAC का, ठीक है, उसमें PCC कैसे सेलेक्ट करते थे, अगर वो हमें क्लियर है तो ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत हम इजीली यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी एग्जांपल को फर्स्ट एग्जांपल बोलूं, ठीक है, इसी एग्जांपल को फर्स्ट एग्जांपल बोलो, ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें PCC कितने कार्बन का, इसमें PCC कितने कार्बन का, चार कार्बन का, ये सबको समझ में आता है। यहाँ पे हम PCC बोलते हैं चार कार्बन का। और अगले में देखोगे तो अगले में PCC कितने कार्बन का, अगले में PCC तीन कार्बन का, पहले में चार दूसरे में तीन, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां पर आप देखोगे इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस किस टाइप का है, इनके PCC में डिफरेंस है। और अगर PCC में डिफरेंस है तो इन दोनों को आपस में हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। क्लियर, इन दोनों को आपस में हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। इतना क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहां पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आओ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहां पर आओगे, अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो यहां पर आपका C5H12 है। ठीक है, C5H12 में यहां पर आप देख सकते हो पहले में PCC कितने कार्बन का है, पहले में PCC कितने कार्बन का है, यहां पर हम बोल सकते हैं PCC 5 कार्बन का है। गुड, अगले में PCC कितने कार्बन का है, अगले में PCC 4 कार्बन का है। ठीक है, और उसके बाद अगले में PCC कितने कार्बन का है, यहां पर सब देख सकते हैं। गुड, PCC 3 कार्बन का है। अब मुझे यहां पर समझ में आना चाहिए, एक है एन पेंटेन, एक है आइसोपेंटेन, एक है नियोपेंटेन, मैंने आपको नेम्स बताए थे। तो इनमें भी आप देख सकते हो कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहां पर इनके पेरेंट चेन में डिफरेंस है, तो इनको भी हम आपस में क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। बस ये सिंपल मतलब होता है चेन आइसोमर्स का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट में आप देखो और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो या इस पर्टिकुलर एग्जांपल को आप देखो, C6H12। अब यहां पर आप देखो पहले में PCC कितने कार्बन का, पहले में PCC कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। गुड, मुझे रिंग यहां पर PCC दिख रहा है तो यहां पे PCC 6 कार्बन का। उसके बाद नेक्स्ट में PCC 5 कार्बन, उसके बाद नेक्स्ट में PCC 4 कार्बन, सही है, और फिर फाइनली यहां पर PCC
3 कार्बन का, मतलब इनके पीसीसी में डिफरेंस है तो हम इनको आपस में क्या बोल देंगे, चेन आइसोमर्स बोल देंगे। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन में हम बहुत बार गलती क्या करते हैं, हम सीधा पीसीसी देखने लग गए, ठीक है। बट बहुत बार क्या होगा, जैसे अगर मैं आखिरी ऑप्शन आपको ये बना के दे देता, ठीक है, आखिरी ऑप्शन आपको ये बना के दे देता, और अगर आपने डायरेक्टली यहां पर पीसीसी 3 लिख दिया होता और बाकी को कंपेयर करके इसको आपस में चेन आइसोमर बोल देता, तो आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों? आइसोमर्स के लिए पहला कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तब तो आइसोमर हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन में कभी भी आप चेक करोगे तो गलती यहीं पे कराता है, आपको कार्बन का काउंट कम ज्यादा दे देगा और आपसे रिलेशन पूछेगा, तो वो आइसोमर होगा ही नहीं। और कभी भी क्वेश्चन आपको दे तो पहले चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है उसका एक छोटा सा तरीका बता देता हूं कि कभी भी आप चेक करोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है तो उसका क्या तरीका होगा। पहला चीज चेक करो डीयू, ठीक है। दूसरा काउंट कार्बन एंड अदर एटम, ठीक है। अदर एटम मतलब कार्बन के अलावा जो दूसरे एटम है, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना होता। अदर एटम का मतलब है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हम इन एटम्स की बात कर रहे हैं। ये दो चीज को चेक करो, अगर कंपाउंड्स में डीयू सेम दिख रहे हैं और कार्बन और दूसरे एटम का काउंट सेम दिख रहा है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करता, सब में डीयू कितना दिख रहा है, सबका डीयू कितना दिख रहा है, 1, ठीक है। सब में हम बोल सकते हैं डीयू 1 है, सब में डी वन, तो पहला चीज मैंने चेक कर लिया, डी वन है। दूसरा चीज हम चेक करेंगे कार्बन और दूसरा एटम कोई नहीं है कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन हमें नहीं देखना होता। तो अब दूसरे एटम को, आप कार्बन को देखो, कार्बन यहां पर सब में कितने दिख रहा है, 6 दिख रहा है। मुझे इन चारों केस में कार्बन 6 दिख रहा है, तो आपका डीयू सेम है, कार्बन का काउंट सेम है, दूसरा एटम होता तो हम उसको भी देखते। अगर आपको ये सेम दिख रहा है इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आना ही आना है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फिर आप देखोगे कि वो कौन सा आइसोमर है। इनके पीसीसी में डिफरेंस है तो इनको हम चेन आइसोमर बोलेंगे। सबको ये चीज समझ में आ गया, तो इस पार्ट को याद रखना, ठीक है, आगे के लिए क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में बताओ पीसीसी कितने कार्बन का है। पहले एग्जाम्पल में यहाँ पीसीसी कितने कार्बन का दिख रहा है, सिंपल सा पार्ट है। यहाँ पे पीसीसी कितने कार्बन का, 5, सॉरी, यहाँ पे पीसीसी कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। अगले में भी पीसीसी कितने कार्बन का है, यहाँ पे भी पीसीसी कितने कार्बन का है, 5 कार्बन। तो इन दोनों का पीसीसी सेम है, लेकिन हमने जो डेफिनेशन में लिखा था पीसीसी और साइड चेन, ठीक है। अब ये जो भी पीसीसी से अटैच है ना, इसको हम यहाँ पर साइड चेन बोल रहे हैं, ठीक है। पीसीसी मेरा मेन चेन हो गया, ये मेरा साइड चेन हो गया। और इसमें आप देख सकते हो कि साइड चेन में यहाँ पर 2 कार्बन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइड चेन जो है वो पहले के कंपेरिजन में डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर तो 2 कार्बन एक ही से लगा हुआ था और वहां पे एक एक अलग अलग से लगा हुआ है। तो अगर पीसीसी में या फिर साइड चेन में भी डिफरेंस हो तो उनको हम आपस में क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। तो इनका पीसीसी तो सेम है बट इनके साइड चेन में डिफरेंस है, तो इनको हम चेन आइसोमर्स बोल रहे हैं। इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में देखो, क्या इनको हम चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं। पहले में पीसीसी कितने कार्बन का है, पहले में पीसीसी कितने कार्बन का है, गुड। पहले में यहाँ पर पीसीसी 4 कार्बन का है, ठीक है, 4 कार्बन का है। अगले में पीसीसी कितने कार्बन का है, सही है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी सा पार्ट है। अगले में अगर नोमेनक्लेचर क्लियर है तो बहुत आसान है। पीसीसी कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, और पहले में 4 अगले में 3, तो डायरेक्टली इसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। इतना सबको समझ में आ गया, इतना क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पोजीशन नहीं बोलेंगे, आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी जो समझा रहा हूं चेन, तो पोजीशन मैंने बताया नहीं है, तो पोजीशन का डाउट क्यों आना चाहिए, ठीक है। अभी चेन बता रहा हूं तो चेन को सीखो कि चेन कैसे देखते हैं, ठीक है। साइड चेन में डिफरेंस है तो चेन आइसोमर, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहां पर इस एग्जांपल में देखो, यहां पर इसमें देखो फिफ्थ में पीसीसी कितने कार्बन का, पीसीसी कितने कार्बन का, जल्दी काउंट करो। पीसीसी कितने कार्बन का, 7 कार्बन का, ठीक है। यहां पर पीसीसी 7 कार्बन का, और इसमें भी आप देखोगे तो पीसीसी आपको दिख जाएगा यहां पर भी 7 कार्बन का। दोनों में पीसीसी सेम है, लेकिन देखो साइड चेन में डिफरेंस है या नहीं है, साइड चेन में डिफरेंस है या नहीं है। साइड चेन में ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप हो गया, इसको हम क्या बोलते थे, कॉमन नेम क्या था, जल्दी बताओ, कॉमन नेम इसका क्या था, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। कॉमन नेम क्या बोलते थे इसको, आइसोप्रोपाइल। तो यहां पर ये आपका आइसोप्रोपाइल हो गया, और ये सिंपली दूसरा वाला कौन सा है, सिंपली ये कौन सा है, एन प्रोपाइल। ये तो आपका सिंपली एन प्रोपाइल है, विच मींस दोनों में पीसीसी सेम है, लेकिन अगेन साइड चेन में डिफरेंस है। यहाँ पे साइड चेन और यहाँ का जो साइड चेन है ये अलग है, और अगर साइड चेन में भी डिफरेंस हुआ तो इनको भी हम आपस में क्या बोलेंगे,
चेन आइसोमर्स बोलेंगे, इनको भी हम आपस में चेन आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक एक बार पढ़ लो, सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सब सदक एक एक करके कवर होगा, पहले पूरा समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये आपके दोनों आपस में चेन आइसोमर्स, और रीजन है इनके भी साइड चेन में डिफरेंस है। ठीक है, सिक्स्थ को एक बार छोड़ो, सेवेंथ पे आओ। सेवेंथ में देखो, काउंट करने का जरूरत नहीं है कार्बन के, साइड चेन में डिफरेंस दिखना चाहिए। ठीक है, साइड चेन में अगर डिफरेंस दिख रहा है तो सीधा बोल दोगे चेन आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट में आओ, इस पहले वाले में पीसीसी कितने कार्बन का, पीसीसी कितने कार्बन का? अरे पीसीसी कैसे देखते थे, OH को फंक्शनल ग्रुप को इसको इंक्लूड करना है, मतलब इससे अटैच कार्बन को इंक्लूड करना है, और इससे अटैच कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ठीक है, ये तो कंसेप्ट था। तो इसमें पीसीसी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। और अगले में देखो पीसीसी कितने कार्बन का है, अगले में भी 3। बहुत सही, पीसीसी कितने का, 4th का है ना। यहाँ पे इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, अब गलती मत करो ये सब में। ठीक है, इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो इसमें पीसीसी 4 कार्बन, इसमें पीसीसी 3 कार्बन, डायरेक्टली आपस में क्या बोलेंगे, आपस में क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, आपस में चेन आइसोमर। क्लियर। अब यहां पर हम देख सकते हैं, सपोज इस 6th क्वेश्चन में हो। ठीक है, इस 6th क्वेश्चन में आते हैं हम। इस 6th क्वेश्चन में मुझे ये बताना है कि ये आपस में इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो बहुत बार जब ऐसा क्वेश्चन देता है ना, तो हमें डायरेक्टली क्लिक नहीं करता कि यहाँ पर इनका आपस में रिलेशन क्या होगा। तो अगर डायरेक्टली क्लिक नहीं करता तो एक बार इनका नेम लिखने का कोशिश किया करो। ठीक है, IUPAC नेम, IUPAC नेम जब आप लिखोगे, अगर आपका पीसीसी में डिफरेंस होगा, ठीक है, तो रूट वर्ड में डिफरेंस आएगा। पीसीसी में डिफरेंस होगा तो रूट वर्ड में डिफरेंस आएगा। ठीक है, और अगर आपका दोनों का नेम सेम बन रहा है, दोनों का नेम सेम बन रहा है, मतलब वो दोनों कंपाउंड्स आपके आइडेंटिकल होंगे, जिनको हम होमोमर्स बोलते हैं, आइडेंटिकल या फिर होमोमर्स। ठीक है, अगर मैं इसमें पीसीसी सेलेक्ट करूंगा, इस पहले वाले में पीसीसी कितने कार्बन का है, गुड, पीसीसी यहाँ पे 5 कार्बन का है, पीसीसी यहाँ पे 5 कार्बन का है। और जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम लेफ्ट से करेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर दे। आप पीसीसी यहाँ नीचे की तरफ भी ले सकते हो, दोनों में सेम ही आएगा, राइट जाओ या नीचे की तरफ आओ, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नंबरिंग मैंने लेफ्ट से कर दिया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट का लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट हम देखते हैं। इसका पूरा नेम क्या लिखते हैं हम, इसका पूरा नेम क्या होता कंपाउंड का, गुड, इसका जो नेम होता 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। सही है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब अगले में देखो, अगले में पीसीसी देखो कितने कार्बन का है, गुड, अगले में भी पीसीसी यहाँ पे 5 कार्बन का है। अब 5 कार्बन का ये पीसीसी है या फिर ये वाला पीसीसी लेंगे, स्ट्रेट लेंगे या नीचे वाला लेंगे, नीचे वाला लेंगे। अगर आपने स्ट्रेट पीसीसी लिया तो भी 5 कार्बन आ रहा है, और नीचे वाला पीसीसी लिया तो भी 5 कार्बन आ रहा है, लेकिन अगला प्रायोरिटी मेरा होता है सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपने ये पीसीसी लिया तो 5 कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और अगर आपने स्ट्रेट चेन लिया होता तो यहां पर 5 कार्बन प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट आता है, ये पूरा नीचे वाला हिस्सा सब्स्टिट्यूएंट होता। अगर आपने स्ट्रेट चेन लिया होता तो हमारा पीसीसी स्ट्रेट चेन नहीं होगा, हमारा पीसीसी यहां पर ये पर्टिकुलर होगा। क्लियर, इस पीसीसी को हम यहां पर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसको पीसीसी ले रहे हैं तो इस केस में यहां पर आपका नेमिंग करोगे तो नेमिंग इसका भी आप देख सकते हो, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, बोथ आर आइडेंटिकल। दोनों का नेम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर नेम सेम आ रहा है तो इनको हम बोलते हैं होमोमर्स, या फिर इनको हम बोल सकते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, होमोमर्स या फिर आइडेंटिकल, इस तरीके से आप यहां पर इसका समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो एक बार नेम लिख लिया करो, जैसे आप नेम लिखोगे आपको अपने आप वहां पर आइडिया लग जाएगा। और ये कब लिखना, अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि एक आइडेंटिकल भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उस केस में एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्या ये आइडेंटिकल है या नहीं है। क्लियर, तो इस तरीके से आप इस पार्ट को समझ सकते हो। इतना सबको समझ में आ गया, बड़े आ गया हम। अरे आइडेंटिकल है, चेन आइसोमर कैसे होंगे, आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल, होमोमर्स, चेन आइसोमर थोड़ी आइडेंटिकल है। क्लियर, चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन हमने लिखा है, जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड टू शो चेन आइसोमर। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड टू शो
चेन आइसोमेरिज्म। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक होता है, ठीक है, उसको समझ लो। अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बस समझ लो जो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ ब्रांच। ठीक है, इसको समझो। यहां पर हमने क्या लिया है, सपोज मैंने एक 4 कार्बन का सिस्टम ले लिया, ठीक है, मुझे यहां पर एक ब्रांच क्रिएट करना है। ब्रांच क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, टर्मिनल वाले कार्बन को उठाओ और टर्मिनल वाले कार्बन को कहीं बीच में ले जाने का कोशिश करो। जैसे आप टर्मिनल वाले कार्बन को यहां पर बीच में ले जाओगे तो आप देख सकते हो यहां पर एक ब्रांचिंग हो गया। जो मेन चेन से बीच की तरफ आपको लगा हुआ दिख रहा है उसको हम ब्रांच बोल रहे हैं। तो टर्मिनल को जैसे आप उठा के बीच में ले जाओगे तो यहां पर हम बोलते हैं कि ब्रांचिंग हमने क्रिएट कर दिया। और जैसे आप ब्रांचिंग क्रिएट करोगे आपके चेन आइसोमर्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि ब्रांचिंग क्रिएट करने पे पीसीसी चेंज हो जाता है। पहले में पीसीसी 4 कार्बन का है, दूसरे में पीसीसी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। तो ब्रांचिंग करने से पीसीसी चेंज होता है और पीसीसी चेंज होने से चेन आइसोमर बनेगा। क्लियर। अब आपको मिनिमम जितने कार्बन चाहिए होते हैं ब्रांचिंग क्रिएट करने के लिए उतने ही कार्बन आपको रिक्वायर्ड होंगे उस कंपाउंड में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। तो हम किसी भी क्वेश्चन में ब्रांचिंग करने के लिए कितने कार्बन चाहिए ये देखेंगे और ब्रांचिंग करने के लिए जितने कार्बन चाहिए होंगे उतने ही कार्बन उस कंपाउंड में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए चाहिए होगा। ये सबको समझ में आया मैंने क्या बताया, इतना क्लियर है। अब यहां पर देखो, जब मैं एल्केन के, और एक और चीज ध्यान रखना कि जब भी आप ब्रांचिंग करने की बात करोगे तो कम से कम आपको 4 कार्बन चाहिए होंगे। ठीक है, 4 कार्बन से कम में कभी ब्रांचिंग हो ही नहीं सकता। सोचो अगर मैंने 3 कार्बन लिया होता और इस कार्बन को उठा के मैं यहां लगा देता, क्या ये ब्रांचिंग है या सेम है, क्या ब्रांचिंग है या सेम है, सेम है। तो इस केस में यहां पर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ब्रांचिंग करना है और ब्रांचिंग के लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए होगा, उससे नीचे पॉसिबल नहीं है। और इस केस में 3 कार्बन में कभी भी चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को यूज करके एक एक क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। पहला हमें क्या पता करना है, एल्केन का। तो 4 कार्बन ले लो और यहां पर ब्रांचिंग करने की कोशिश करो। जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया, ब्रांचिंग करने के लिए क्या करो, इस साइड को बीच में ले जाओ और जैसे इस साइड को आप बीच में ले जाओगे यहां पर ब्रांचिंग क्रिएट हो गया और ब्रांचिंग क्रिएट हो गया मतलब चेन आइसोमर हो गया। तो एल्केन का हम सीधा आंसर बोल देंगे कि चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट एल्कीन पे मूव करो। एल्कीन में सेम कंसेप्ट लगाओ, 4 कार्बन से स्टार्ट करो। 4 कार्बन से नीचे तो काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, एल्कीन में कितने कार्बन से काम चल जाएगा, 4 कार्बन। गुड, तो मैंने 4 कार्बन का सिस्टम लिया। इस टर्मिनल कार्बन को यहां कहीं बीच में ले जाने का कोशिश करो, ब्रांचिंग क्रिएट करने की कोशिश करो और जैसे ही आप यहां पर ले जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि पीसीसी आपका चेंज हो गया, ये भी आपस में चेन आइसोमर्स है। तो एल्कीन में भी कितने कार्बन से काम चल जाएगा, 4 कार्बन से काम चल जाएगा। समझ में आ गया इतना। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एल्काइन, बताओ एल्काइन का केस, सेम कंसेप्ट यूज करो। एल्काइन, एल्काइन में अब 4 कार्बन से काम नहीं चलेगा। अगर आपने एल्काइन लिया, सपोज मैंने 4 कार्बन, ठीक है, मैं हाइड्रोजन को शो नहीं कर रहा, वो आपको समझ में आना चाहिए। मैंने 4 कार्बन सिस्टम ले लिया। अब अगर आपने इस टर्मिनल को यहां ले जाने का कोशिश किया, जो अभी तक मैं आपको बताते आया हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे और 5 बॉन्ड बनने का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर आपका वैलिड नहीं है। तो एल्काइन में 4 कार्बन से तो काम नहीं चल रहा, तो एक कार्बन बढ़ा के देखो, 5 से स्टार्ट करो। अगर आपने 5 कार्बन लिया और अब यहां पर ब्रांचिंग करने का कोशिश किया तो अब आपको इजीली यहां समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो पॉसिबल है। यहां पर 5 से काम चल जा रहा है क्योंकि इसमें अब चेन आइसोमर क्रिएट हो जा रहा है। तो एल्काइन के केस में हमारा जो आंसर होगा वो 5 होगा। क्लियर है सबको। अब एल्कानल पे मूव करो। एल्कानल हम बोलते हैं एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड को बोलने का तरीका है एल्कानल। ठीक है, 4 से तो स्टार्ट आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद देखो कितने, 4 से काम चल जाएगा। गुड, 4 से काम चल सकता है हमारा। अगर मैं एल्डिहाइड लिखूंगा और सपोज 4 कार्बन से स्टार्ट किया तो अगेन तरीका वही है, टर्मिनल को उठाओ, कहीं बीच में ले जाने का कोशिश करो, ब्रांच क्रिएट करने का कोशिश करो और जैसे ही आप यहां पर इसको बीच में ले जाओगे तो आपको दिख जाएगा पीसीसी चेंज हो गया। पहले में पीसीसी 4 कार्बन का, अगले में पीसीसी 3 कार्बन का। तो जब हम एल्कानल की बात करते हैं तो इसमें भी कितने कार्बन से काम चल जाएगा, 4 कार्बन से। इतना सबको समझ में आ गया, बढ़े आगे, हाँ या ना, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। एल्कानॉल, एल्कानॉल के लिए बताओ। एल्कानॉल, सोचो, एल्कानॉल मतलब एल्कोहल, ठीक है, एल्कानॉल मतलब एल्कोहल। अरे 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 कैसे बोल रहे हो, 3 तो पॉसिबल ही नहीं है चेन ब्रेक करने के लिए। मिनिमम तो 4 आपको सोचना ही होगा, 3 से कभी काम नहीं चलेगा।
ठीक है, इसमें भी कितने कार्बन चाहिए आपको? 4। यहां पर पीसीसी 4 कार्बन का है, सेम तरीका है, इसको यहां बीच में ले जाओ। जैसे ही इसको बीच में ले जाओगे, यहां पर पीसीसी कितने कार्बन का हो जाएगा? 3 कार्बन का, चेन आइसोमर क्रिएट हो गया। तो एल्कानॉल के लिए भी आंसर कितना होगा? 4। 4 से नीचे तो कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, एल्काडाइन। एल्काडाइन का बताओ जल्दी। बहुत सही, एल्काडाइन में 5 कार्बन। एल्काडाइन मतलब 4 कार्बन से स्टार्ट करो, सिंपलेस्ट एल्काडाइन ले लो। 4 कार्बन से स्टार्ट किया और उसके बाद अगर मैं इस टर्मिनल को अगेन यहां बीच में ले जाने की कोशिश करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, विच मींस अगेन 4 कार्बन से काम नहीं चल रहा, तो फिर 5 से स्टार्ट करो। और 5 में अब आप देख सकते हो कि हाँ, मैं यहां पर ब्रांचिंग क्रिएट कर सकता हूं, यहां पर ब्रांचिंग क्रिएट कर सकते हो। और ब्रांचिंग क्रिएट करने का मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर। तो एल्काडाइन की जब हम बात करते हैं, आपका आंसर कितना होगा? 5 होगा। समझ में आ गया? लास्ट बताओ, एल्कानॉन। कीटोन में कितने से काम चलेगा? बहुत सही, कीटोन में भी आपको 5 कार्बन चाहिए होगा। अगर आपने 4 कार्बन लिया तो पॉसिबल नहीं है। 4 कार्बन में खुद सोचो, अगर यहाँ पे मैं इसको यहाँ ले जाने की कोशिश किया तो यहाँ पर अगेन कार्बन का वैलेंसी आपका 5 नहीं हो सकता, एक्सपैंड नहीं हो सकता, तो 4 कार्बन में काम नहीं चलेगा। तो 1 कार्बन बढ़ाओ, 1 कार्बन बढ़ा के अब आप यहाँ पर नीचे ले जाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर ब्रांचिंग क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही ब्रांचिंग क्रिएट हुआ आपके यहाँ पर चेन आइसोमर्स बन जाएंगे। तो इस केस में भी जो मेरा आंसर है वो 5 होगा। ये सबको समझ में आ गया? सब निकाल लोगे, इसको रटने का जरूरत नहीं होता, तुरंत एक बार में निकल जाता है। कर लोगे नहीं? ठीक है, तो इस पार्ट को यूज करके आप इजीली निकाल सकते हो कि चेन आइसोमर्स वहां पे कितने मिनिमम कार्बन चाहिए होंगे। क्लियर? दिस इज रिगार्डिंग चेन आइसोमरिज्म। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, चेन आइसोमरिज्म का इतना सा पार्ट था, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा हेडिंग वो है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में हमने क्या लिखा है? टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपको इनमें डिफरेंस दिखे तो उन्हें हम आपस में पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने एक और चीज क्या लिखा है? पीसीसी स्लैश साइड चेन मस्ट रिमेन सेम। अगर पीसीसी या फिर साइड चेन में आपको डिफरेंस दिखने लगा तो उस केस में उसे आप चेन आइसोमर बोलोगे। जो डाउट कुछ लोग पूछ रहे थे, ठीक है, कि वो आपका पोजीशन आइसोमर क्यों नहीं था, अगर पीसीसी या साइड चेन में डिफरेंस दिख रहा है तो आप उसे पहले क्या बोलोगे? चेन आइसोमर, उसको पोजीशन आइसोमर कभी नहीं बोलोगे। क्लियर? तो ये चीज आपको सेम दिखना चाहिए, और उनके बाद अगर इनमें आपको डिफरेंस दिख रहा है तो उनको हम पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, यहां पर देखो, फर्स्ट केस में एक में मिथाइल का पोजीशन 2 है और दूसरे में मिथाइल का पोजीशन 3 है। सही बोल रहा हूं मैं? फर्स्ट में मिथाइल का पोजीशन 2, दूसरे में मिथाइल का पोजीशन 3, ये दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है। क्यों? अब आपको ये क्लिक करना चाहिए आईयूपीएसी नंबरिंग। जब मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर में नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग कहां से करूंगा? राइट से लेफ्ट से? राइट से लेफ्ट से? नंबरिंग लेफ्ट से, तो यहां पे नंबरिंग आपका लेफ्ट से होगा, और इस केस में नंबरिंग राइट से होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को हम लोअर नंबर देते हैं। तो आपको ये बस पता होना चाहिए, और ये पता होने से इजीली समझ में आएगा कि दोनों का नेम सेम आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा, विच मींस ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये आपके होमोमर्स बोल सकते हो या फिर आइडेंटिकल बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स नहीं है, दीज आर सेम कंपाउंड, तो होमोमर्स या फिर आइडेंटिकल आप बोल सकते हो। क्लियर? अगले में आओ, अगले में यहां पर बताओ, अगले में नंबरिंग क्या होगा? पहले में नंबरिंग कहां से करेंगे? पहले में नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट से। गुड, तो यहां पर आप नंबरिंग राइट से करोगे, और इसमें आप इजीली समझ सकते हो कि हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों साइड से सेम है। अब यहां पर आप देखोगे तो 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। यहां पर 3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, विच मीन सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो रहा है, एक में 2 मिथाइल पेंटेन, एक में 3 मिथाइल पेंटेन। और अगर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो इनको हम आपस में क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज मतलब पोजीशन आइसोमर। और एल्केन में आप सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज करोगे तो आपका पोजीशन आइसोमर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर एक और चीज हम देखें कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमर। तो एल्केन्स में पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने रिक्वायर्ड है? एल्केन में पोजीशन आइसोमरिज्म शो करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने रिक्वायर्ड है? 6। ऊपर वाले में हमने 5 लिया था ना, लेकिन 5 में पोजीशन आइसोमर बनेगा ही नहीं, 5 में तो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो एल्केन में मिनिमम 6 कार्बन इज रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म, और वो ये एग्जांपल है। क्लियर?
ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब यहां पर देखो ऊपर हमने क्या लिया है, ऊपर हमने एक एल्कीन का एग्जांपल लिया है। अब इस एल्कीन में देखो क्या इनको आपस में पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं? क्या इनको आपस में हम पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं? इनमें किनका पोजीशन चेंज हो रहा है? किसका पोजीशन चेंज हो रहा है? मल्टीपल बॉन्ड का। अगर आप यहां पर नंबरिंग करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलेगा 1 2 3 4, और इसमें आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो एक आपका ब्यूट 1 इन होगा और दूसरा आपका ब्यूट 2 इन होगा। तो आप देख सकते हो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इनको भी हम आपस में पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो और अगर आपका एल्कीन है तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है। अब ये बताओ क्या मैं 3 कार्बन के एल्कीन में पोजीशन आइसोमर क्रिएट कर सकता हूं? 3 कार्बन के एल्कीन में पोजीशन आइसोमर क्रिएट कर सकता हूं? नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आपने 3 कार्बन का एल्कीन लिया और ऐसा कुछ मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करने का कोशिश किया, तो इस केस में दोनों ही कैसे हैं आपके? ये दोनों तो सेम होंगे, ये भी आपका प्रोपीन है, ये भी आपका प्रोपीन है, एक में नंबरिंग लेफ्ट से, एक में नंबरिंग राइट से स्टार्ट होगा। तो हम 3 कार्बन के सिस्टम में एल्कीन में पोजीशन आइसोमर क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम ये बोल सकते हैं कि एल्कीन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन तभी चेंज होगा। ये सबको समझ में आ गया? अच्छा एल्काइन में बताओ, एल्काइन में कितने कार्बन चाहिए होंगे? क्या जो एल्कीन का केस है वैसा ही एग्जैक्टली केस एल्काइन का भी होगा? वैसा ही सेम केस एल्काइन का भी होगा? हाँ, एल्काइन में भी सेम, डबल की जगह बस यहां पे ट्रिपल कर दो। अगर आपने डबल की जगह यहां पे ट्रिपल कर दिया तो यही सेम केस एल्काइन का भी हो जाएगा। ठीक है, हम सिमिलर केस एल्काइन का भी क्रिएट कर सकते हैं, विच मीन्स एल्कीन एल्काइन। अगर मैं दोनों में बोलूं तो एल्कीन एल्काइन में मिनिमम 4 कार्बन इज रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। इतना सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देखो, क्या हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में यहां पर इन दोनों को पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं क्या? पहले में पीसीसी कितने कार्बन का है? पहले का नाम बताओ तो जल्दी से, पहले का नाम बताओ। प्रोपेन 2 ओल, इसका नाम क्या है? प्रोपेन 2 ओल 1 2 3। और अगले का नाम क्या है? प्रोपेन 1 ओल। यहां पर पीसीसी 3 कार्बन का और नंबरिंग यहां से करोगे तो इसका नेम हो गया प्रोपेन 1 ओल। विच मीन्स आप देख सकते हो यहां पर क्या चेंज हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इनको हम आपस में क्या बोलेंगे? इनको हम आपस में क्या बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमर बोलेंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड का या सब्स्टिट्यूएंट का या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा तो इनको हम पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। तो ये आपस में पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। सबको समझ में आ गया? अच्छा, अगर आपसे यही चीज पूछता कि एल्कोहल में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, यहां पर हमने 3 कार्बन लिया, क्या 2 कार्बन में आप पोजीशन आइसोमर क्रिएट कर पाओगे? 2 कार्बन में अगर आपने 2 कार्बन लिया और एक बार OH यहां लगाया और एक बार OH लेफ्ट में लगाया, ये दोनों सेम हो जाएंगे। विच मीन्स एल्कोहल में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म, ये आपके कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, एल्कोहल में मिनिमम कितने कार्बन? 3 कार्बन, जो हमने यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स बनाए। ये सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे तो सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन यहां पर मैंने इसको क्रिएट करने की कोशिश किया है। इसका क्या मतलब है? यहां पर आप देख सकते हो कि पहले इस एग्जाम्पल में यहां टर्मिनल पे OH था, तो मैंने OH की जगह टर्मिनल पे COH लगा दिया। इसमें आप देख सकते हो कि OH एक कार्बन को शिफ्ट करके हमने लगाया था, तो यहाँ पे एक कार्बन को शिफ्ट करके मैंने COOH लगा दिया। ठीक है, लेकिन ये कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और आप IUPAC से सोचोगे तो COH को चेंज करने का ये मतलब नहीं हुआ कि COH का पोजीशन चेंज हो गया। हाँ, यहाँ पर आप लोग सही बोल रहे हो, यहाँ पर एक्चुअली चेन ही चेंज हो गया। यहाँ पर चेन चेंज हो गया, क्यों? अगर मैं इसमें नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 5 पीसीसी ये होता, नंबरिंग यहां से होता। और अगर मैं सेकंड केस में पीसीसी की बात करता हूं तो नंबरिंग अब यहां से होता। इफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज कार्बन कंटेनिंग तो उसके कार्बन को हम 1 देते हैं, उसके बाद नंबरिंग चालू करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो पीसीसी कितने कार्बन का है? 5 कार्बन। और यहां पर हम देख सकते हैं पीसीसी कितने कार्बन का है? 4 कार्बन। तो इस केस में हम आपस में बोलेंगे कि ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर नहीं है, चेन आइसोमर है। दिखने में हमें लग रहा है कि COOH का पोजीशन चेंज हुआ, बट एक्चुअली COH को इस तरीके से शिफ्ट करने से इसका चेन ही चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पर इनको हम चेन आइसोमर्स बोलेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, इतना क्लियर है?
अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब कोई कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ऊपर नॉन कार्बन कंटेनिंग था जैसे अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल में तो OH का पोजीशन आप चेंज करते हो तो पोजीशन आइसोमर क्रिएट होता है। लेकिन जब आप कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हो और इसमें अगर आपने फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज किया तो एक्चुअली आपका इस केस में पोजीशन आइसोमर नहीं चेन आइसोमर क्रिएट हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सिस्टम है और मुझे यहाँ पर पोजीशन आइसोमर क्रिएट करना है तो आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं कर सकते तो यहां पर आप एक ही चीज कर सकते हो, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो आपको सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज करके पोजीशन आइसोमर क्रिएट करना होगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहां पर पोजीशन आइसोमर क्रिएट करने की कोशिश करता तो मुझे कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ता। अगर मैं ऐसा एक एग्जाम्पल लेता तब जाके यहां पर पोजीशन आइसोमर क्रिएट होता। सोचो अगर मैं ये एग्जांपल आपको देता, क्या ये आपस में पोजीशन आइसोमर है? इनको देखो, क्या ये आपस में पोजीशन आइसोमर है? गुड, ये आपस में पोजीशन आइसोमर है क्योंकि यहाँ पीसीसी सेम है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया जिसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इनको हम आपस में क्या बोल देते? पोजीशन आइसोमर बोल देते। ठीक है, इनको हम आपस में पोजीशन आइसोमर बोल देते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो उस केस में आपको सब्स्टिट्यूएंट क्रिएट करके उसका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वहां पर पोजीशन आइसोमर क्रिएट होगा। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया तब पोजीशन आइसोमर क्रिएट नहीं होगा। ये सबको समझ में आ गया? बढ़े आगे? क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ऊपर एग्जांपल देख लो, ऊपर एग्जांपल देखो। फर्स्ट एग्जांपल में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताओ, फर्स्ट एग्जांपल में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताओ, सिक्स्थ के फर्स्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। अरे क्या टू बोल रहे हो, इसमें टू कैसे होगा? अगर इसको वन दे रहे हो तो मल्टीपल बॉन्ड का दूसरा टू जाएगा ना, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या होगा? थ्री होगा। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन थ्री, मल्टीपल बॉन्ड को पहला प्रायोरिटी देते हैं ना, और दूसरे केस में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन वन टू थ्री, विच मीन्स आप देख सकते हो पहले में थ्री मिथाइल है और दूसरे में वन मिथाइल है, दोनों में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इनको भी हम आपस में क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। इनको भी आपस में पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। सबको समझ में आ गया ये चीज? क्लियर है इतना? ठीक है, लास्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल पोजीशन आइसोमर में आप देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो आईयूपीएसी नेमिंग में ये जो क्लोरीन यहां पर लगा हुआ है इसको कैसे लिखते हैं हम? ये जो क्लोरीन हम लिखा हुआ है उसको कैसे लिखते हैं हम? वन वन डाइक्लोरो बोलते हैं ना, वन वन डाइक्लोरो। तो पहले में होता है वन वन डाइक्लोरो और दूसरे में क्या है? दूसरे में क्या है? वन टू डाइक्लोरो, विच मीन अगेन सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो रहा है, एक में वन वन डाइक्लोरो, एक में वन टू डाइक्लोरो, तो इनको भी आपस में हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। इनको भी आपस में पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। अरे नीचे से नंबरिंग क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे ऊपर से करेंगे ना, सब्स्टिट्यूएंट को भी तो लोअर मिल रहा है, तो नीचे से क्यों करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबरिंग, तो फिर हम ऊपर से प्रेफर करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को तो वन टू ही मिलेगा उसमें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहां पर ध्यान रखो, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर आपका दो होगा। ये जो एग्जांपल हमने यहां लिखा, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं जेमिनल और विसिनल। अगर एक ही कार्बन से लगाओ तो जेमिनल बोला जाता है, अगर एडजेसेंट कार्बन से लगाओ तो विसिनल बोला जाता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, बट इसको हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिनिमम दो कार्बन चाहिए होंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि जनरली ये फर्स्ट इंस्टेंट में क्लिक नहीं करता, तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर? दिस इज रिगार्डिंग पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में एक दो क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम्पल मैंने लिया था, इसका आंसर कितना था? 6। ठीक है, 5 से काम नहीं चल रहा था, 6 था, पहला एग्जाम्पल हमने यही लिया था। ठीक है, एल्कीन में कितने चाहिए थे? ये भी किया हमने। एल्कीन में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, एल्कीन में 4 से काम चलेगा डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करके। नेक्स्ट एल्काइन, एल्काइन भी बता चुका हूं मैं, एल्काइन में भी आपको कितने कार्बन चाहिए? 4 कार्बन चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करके। एल्कोहल में क्या याद दिलाया था? एल्कोहल में कितने कार्बन से काम चलेंगे? 3, प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 2 ओल, ये भी आपको एग्जांपल में इंक्लूड कर चुका हूं, तो इसका आंसर 3 होगा। एल्काडाइन, एल्काडाइन बताना, तो एल्काडाइन बताना, एल्काडाइन में कितने कार्बन से काम चलेंगे? एक जो नहीं बताया उसमें ही गड़बड़ करोगे। 4, 4 कार्बन से काम चल जाएगा। देखो यही तो कर सकते हैं,
एल्काडाइन मतलब पहला एग्जांपल आप ले सकते हो, और उसमें मल्टीपल बॉन्ड को आप अगले में शिफ्ट कर दो तो आपके ये आपस में क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। विच मीन्स एल्काडाइन में आपको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए, 4 कार्बन से ही आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। 4 कार्बन से यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। इतना क्लियर सबको, ठीक है। अब चलो एक और बता दो, एल्कानल एल्डिहाइड, एल्केन में 6 कैसे होगा, पहला एग्जांपल देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। एल्कानल, एल्कानल में कितने चाहिए, एल्कानल में पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए, अरे 4 से कैसे काम चलेगा, अगर मैंने 4 कार्बन लिया इसमें मैं किसका पोजीशन चेंज करूं, 4 से काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको एक और कार्बन चाहिए होगा और इस कार्बन के पोजीशन को आप चेंज करोगे तब जाके पोजीशन आइसोमर क्रिएट होगा। यही तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा बताया था। अब इतना तो खुद अप्लाई करो, एसिड का मैंने बताया तो एल्डिहाइड तो खुद सोच सकते हो ना। इसमें फिर गलती कर रहे हो तो हर एग्जांपल ऐसे तो कुछ भी आपको अलग मिलेगा तो उसमें फंसोगे आप, ठीक है। सारे केसेस लेना पॉसिबल थोड़ी होता है, एक केस का कंसेप्ट बता दिया तो बाकी को अप्लाई करो। तो यहां पर भी तो ऐसा एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जैसा है, अगर आपने CHO के पोजीशन को चेंज कर दिया तो पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा। अगर ऐसा कर दिया तो क्या ये पोजीशन आइसोमर है क्या, ये आपस में क्या हो जाते हैं, चेन आइसोमर हो जाते हैं ना। तो ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर। तो इस केस में आपको पहले एक सब्स्टिट्यूएंट लगाना होगा और उसके पोजीशन को चेंज करना होगा तब जाके पोजीशन आइसोमर क्रिएट होगा, ठीक है। वरना पोजीशन आइसोमर यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो जब आप एल्कानल की बात करते हो तो एल्कानल में भी आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। एल्कानल में आंसर 5। ये सबको समझ में आया नहीं आया, इतना क्लियर है, गुड, ठीक है। तो चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर को इस तरीके से समझना और यहां पर क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसको ध्यान रखना, ठीक है। मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीट के लेवल में या नीट में आपका चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप ये सब नहीं पूछता, ठीक है। तो कभी भी लास्ट में जब रिवीजन करोगे इस टॉपिक को बस आप जल्दी से रिवाइज करके छोड़ देना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट होता है उसको हम लास्ट में बताएंगे जब स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अभी इसको बस समझते चलो और इसको बस एक बार देखते चलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब यहां पर देखो फिर से एक बार क्वेश्चन लिख दिया, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो पोजीशन एंड चेन। चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए होते हैं और पोजीशन के लिए 2 चाहिए होता है, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, बस ये क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर एक बार लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट हम कौन सा आइसोमर देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में देखो हमने क्या लिखा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपको डिफरेंट दिखने चाहिए तो उनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल देंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल, पहले एग्जांपल में आप देख सकते हो, पहले में फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है, अल्कोहल, और दूसरे में कौन सा है, ईथर, ठीक है। फिर से ये चीज बोल रहा हूं, कभी भी आपको क्वेश्चन दे तो मेक श्योर वो आइसोमर है पहले, ठीक है। इसका मतलब आप ये चेक कर लेना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, जो मैंने आपको तरीका बताया था। और एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो उनको आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल दोगे। तो यहाँ अल्कोहल है, यहाँ ईथर है, इनको आपस में आप क्या बोल दोगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप कीटोन, मतलब इनको भी हम आपस में क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, इतना सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखोगे तो हमने पहले फंक्शनल ग्रुप लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एस्टर है, और तीसरा आप देखोगे तो यहां पर इस तरीके से लिख दिया, मतलब एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा भी बना के दे देता है, ठीक है। बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहला तो चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। उसके लिए आप तीनों में देखोगे तो तीनों का जो DU आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड आपको दिखेगा। उसके बाद कार्बन का आप काउंट देखोगे तो 3 है और ऑक्सीजन का जो काउंट है वो 2 है। DU1 कार्बन 3 ऑक्सीजन 2, इसका मतलब इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर है, पहला। अब आइसोमर में भी कौन सा, पहले में एसिड है, दूसरे में एस्टर है और तीसरे में फंक्शनल ग्रुप और चेंज कर दिया, एल्डिहाइड और अल्कोहल है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप में आपको डिफरेंस दिखे और तीसरा ऐसा भी कुछ केस दे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनको भी आप आपस में क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। इनको हम आपस में क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्लियर।
चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या लिया है, साइनाइड, दूसरा क्या लिया है, आइसोसाइनाइड। अगेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है, तो ये हमें इजीली समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट में हम आते हैं CH3 CH2 NO2, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो, ONO को हम बोलते हैं नाइट्राइट, और यहां पर NO और OH अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। NO होता है नाइट्रोसो और OH होता है अल्कोहल, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आपको अलग अलग लिख के दे देगा, ठीक है, ताकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मेंटेन रहे। तो इन तीनों में अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और नाइट्रो, नाइट्राइट, दीज आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए मैंने आपको बताया था कि NO2 नाइट्रो जो होता है, हेलोजन जो होता है, ईथर जो होता है, ये सब आपके एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है। बट जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे पूछूंगा कि नाइट्रो, हेलाइड, ईथर, ये सब फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, है। किसी क्वेश्चन में आपको ये पूछा कि इनमें टोटल फंक्शनल ग्रुप काउंट करो, तो नाइट्रो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, हेलोजन भी फंक्शनल ग्रुप होता है, ईथर भी फंक्शनल ग्रुप होता है। बट नोमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको नोट लिखाया था कि IUPAC नोमेनक्लेचर सर्टेन ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको नोमेनक्लेचर के लिए अलग रखना, और अभी जो बता रहा हूं इनको ध्यान रखना कि इनको भी हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और ये आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो इनको भी आप आपस में क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलोगे। These are also functional group isomers. NO is nitroso in this case. इतना क्लियर है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट मैंने आपको पहले बताया था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन के बारे में। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, याद है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन भी मिल गया, तो ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, और इनमें भी आपसे पूछा आपस में रिलेशन, इनका रिलेशन क्या होगा, तो इनको भी आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलोगे। आइसोमर पहले चेक करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, और अगर आपको अमीन की डिग्री में डिफरेंस दिख रहा है, उनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलेंगे। इतना क्लियर सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहां पर एक और एग्जांपल ध्यान रखना, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया जाता है, सिमिलरली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड को भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया जाता है। यहां पर आप देखोगे तो हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड है। अमाइड का डिग्री हम कैसे देखते थे, याद होना चाहिए। नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको चेक करो। यहां पर आप देख सकते हो 1 डिग्री है, ये नाइट्रोजन 2 डिग्री है, और ये नाइट्रोजन आप देख सकते हो 3 डिग्री है। तो इन केस में यहां पर तीनों को हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ट्रीट करते हैं। आगे के लिए इसको याद रखना, और कभी भी ऐसे आपको अमाइड दे दे और पूछे आपस में इनका रिलेशन, तो इनको भी याद रखना, ये भी आपस में क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और वो आप यहाँ पर देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो आगे के लिए इस चीज को याद रखना, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दो केस भी आगे के लिए ध्यान रखना, ठीक है। इसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया, तो इसको ध्यान रखना। आप देखोगे तो पहले में यहाँ पे रिंग से OH लगा हुआ है, ठीक है। जब रिंग से OH लगा होता है उसको हम फिनॉल बोलते थे, और यहाँ पे CH3 भी लगा हुआ है, तो जब रिंग से OH लगा हो इस टाइप के कंपाउंड को हम फिनोलिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो ये आपका रिंग से डायरेक्टली OH नहीं लगा हो, बीच में कार्बन भी आ गया, तो अगर रिंग से डायरेक्टली OH नहीं लगा हो तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, इनके प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल फिनॉल ब्लू लिटमस को रेड टर्न करता है, अल्कोहल का लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसे और भी प्रॉपर्टीज होते हैं जो इनके डिफरेंट होता है, तो ये चीज आगे के लिए ध्यान रखिएगा। अल्कोहल और फिनॉल को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ट्रीट किया जाता है, ठीक है। यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है क्रेसोल। अगर आपको OH के साथ रिंग में कहीं भी CH3 दिखे उसको हम बोलते हैं क्रेसोल, और सिंस ये OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर है, इसको हम बोल रहे हैं ऑर्थोक्रेसोल। मेटा पे होता तो मेटाक्रेसोल, पैरा पे होता तो पैराक्रेसोल। ये IUPAC नेमिंग नहीं है, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नेमिंग है, समझाने के लिए यूज कर सकते हैं। IUPAC नेमिंग में ऑर्थो पैरा मेटा यूज नहीं करते, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थोक्रेसोल। और ये यहां पर देख सकते हैं फिनोलिक कंपाउंड है, यहां पर रिंग से OH अटैच्ड है। दूसरा अल्कोहल हो गया, और तीसरा यहां पर आप देख सकते हो ईथर है, ठीक है। एंड अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन तीनों में ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट बोले जाते हैं, और इन तीनों को भी हम ट्रीट करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो आगे के लिए ये दोनों तो अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हमें कंफ्यूजन होता है अल्कोहल फिनॉल, तो इसके लिए आगे से ध्यान रखना, अल्कोहल फिनॉल को आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ट्रीट करोगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। एल्काइन, और यहां पर नेक्स्ट है एल्काडाइन। अगेन इसको ध्यान रखना, जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर बात करते हो तो वहां पर इन्हें
फंक्शनल ग्रुप जैसा हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो तो एल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप होता है और एल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप होता है। अगेन आपसे क्वेश्चन में पूछे कि यहाँ पर टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप है और वहां पर अगर आपको एल्कीन भी दिख रहा है तो उसको भी आप काउंट करोगे, अगर एल्काइन भी दिख रहा है उसको भी आप काउंट करोगे। एंड एल्कीन एंड एल्काइन आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ये भी आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन में एल्काइन और ऐसा एल्कीन भी दिया तो इनको भी हम आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं ये अभी के लिए हमारे लिए नए हैं, आगे के लिए इनको ध्यान रखोगे कि ऐसा कुछ आपको मिल गया तो इनको भी हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं एंड दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इतना क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। जो हमारा फाइनल एग्जांपल है, यहां पर हमने लिया अमाइड और इसे हम बोलते हैं ऑक्साइन। सी डबल बॉन्ड एन और वहां पर OH लगा हो तो इसे हम ऑक्साइन बोलते हैं। और अमाइड और ऑक्साइन अगेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ऑक्साइन इज डिफरेंट एंड अमाइड इज डिफरेंट। अगर आपको ऐसा केस दिया तो इनको भी हम आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलेंगे, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और अमाइड ऑक्साइन दिखा, दीज आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत ज्यादा केसेस हमने बनाए हैं ऐसे भी। अगर इनमें से आपको कोई दिख गया तो डायरेक्टली रिलेशन पता होना चाहिए कि दोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर? अगर मैं आपसे ये पूछता, ये क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। पहला देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है या नहीं है। हाँ ऑक्साइन भी फंक्शनल ग्रुप है। पहला फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है या नहीं। पहला चीज क्या चेक करना हमेशा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना वरना ऐसे क्वेश्चन में बहुत फंसोगे, ठीक है। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले का DU कितना है, DU दोनों केस में कितना है, DU दोनों केस में कितना है 2। अरे पाई बॉन्ड भी तो है, एक पाई बॉन्ड एक रिंग, DU 2। कार्बन का काउंट कितना है, कार्बन का काउंट दोनों में कितना है 5। कार्बन 5, ऑक्सीजन 2, DU 2, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आएगा, आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर है। उसके बाद यहां पर फंक्शनल ग्रुप एस्टर है और अगले में आप फंक्शनल ग्रुप देख सकते हो कि कीटोन भी है और ईथर भी है, ठीक है। विच मींस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, पहले में एस्टर था और दूसरे में कीटोन ईथर बन रहा है। इसका मतलब इनको हम आपस में क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इतना क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां पर देखो इन दोनों को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोल सकते हैं क्या, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है निकाल सकते हो। DU आप देखोगे तो दोनों का 2 आएगा, कार्बन का काउंट 5 है, हेलोजन का काउंट 1 है और ऑक्सीजन का काउंट भी 1 है। और अगर ये सब सेम है इसका मतलब आपस में ये आइसोमर तो है। और आप पहले में देख सकते हो कि एसिड हेलाइड है और दूसरे में आप देखोगे तो हेलाइड और ईथर है, अलग हो गया, फंक्शनल ग्रुप बदल गया। तो इनको भी हम आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलेंगे। दिस आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एक और एग्जांपल इसमें देख लो, ये एग्जांपल देख लो, इसमें बताओ ये भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है या नहीं है। ये भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, गुड। अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो, अब आपको देखना आना चाहिए। पहले में आप देख सकते हो एसिड एनहाइड्राइड है और दूसरे में आप देख सकते हो यहां पर कीटोन और एस्टर बना हुआ है, एसिड एनहाइड्राइड और दूसरे में कीटोन एंड एस्टर, ठीक है। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये चारों क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ठीक है। एक चीज अभी बार बोल दे रहा हूं, ठीक है, जो एक दो लोग डाउट पूछ रहे हैं इसमें, अगर आपको कहीं लगता है कि ये चेन भी है, फंक्शनल भी है, चेन भी है, पोजीशन भी हो रहा है, इसको चेन क्यों नहीं बोल सकते, ये सब पढ़ने के बाद मैं लास्ट में बताऊंगा कि कब आपको किसको फंक्शनल ग्रुप बोलना है, कब आपको चेन बोलना है, कब आपको दिखे कि दिखने में चेन भी लग रहा है, दिखने में फंक्शनल ग्रुप भी लग रहा है, तो आपको आंसर क्या करना है, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी जो इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूं उसको समझो, उसके बाद जब लास्ट में ओवरऑल डिस्कस करूंगा तो फाइनली इस चीज को हम रिलेट करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि ये पोजीशन क्यों नहीं हुआ, ये चेन क्यों नहीं हुआ, तो वो आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बस इसको समझते चलो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का एग्जांपल। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो फंक्शनल आइसोमरिज्म, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो फंक्शनल आइसोमरिज्म 1, एक कार्बन से ही काम चल जाता है। और आप ये सोचते हो ये भी पहले इंस्टेंट में क्लिक नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको पहले से याद नहीं है या क्लिक नहीं करता। आगे के लिए ध्यान रखना कि हम ऐसा केस बना सकते हैं CH3NO2 और CH3ONO,
और यहाँ पर आप देख सकते हो एक कार्बन से ही मेरा काम चल जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि 1 कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो फंक्शन। दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक कार्बन से भी काम चल जाएगा, उसका ये एग्जांपल आप सुन सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया चीज। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पर जो एक और पार्ट देख रहे हैं ये हम आज कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर पार्ट कवर कर रहे हैं फोर्थ इज रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। ब्रैकेट में हमने लिखा है ओपन चेन एंड क्लोज चेन, ठीक है। इसका एक सिंपल सा मतलब बता देता हूं। अगर आपको दो कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है और एक में आपका रिंग पीसीसी है और एक में ओपन चेन पीसीसी है, एक में रिंग पीसीसी एक में ओपन चेन पीसीसी, तो उनको हम रिंग चेन आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना, एक में रिंग पीसीसी एक में ओपन चेन पीसीसी, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज रिंग चेन आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल यहां पर इस स्टेटमेंट को हम बाद में देखेंगे, अभी इस एग्जांपल पे आ जाओ। यहां पर आप देखोगे तो ये पहला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, पहले में आप देख सकते हो पीसीसी कौन सा है मेरा, ओपन चेन, और यहां पर आप देख सकते हो दूसरे केस में पीसीसी कौन सा है मेरा, रिंग है। एक में रिंग एक में ओपन चेन, तो इनको हम आपस में क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और वो अब आप देख सकते हो डीयू दोनों में 1 है, कार्बन का काउंट 3 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आएगा, और एक में पीसीसी रिंग एक में ओपन चेन, तो रिंग चेन आइसोमर्स। सिमिलरली नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, सबको समझ में आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आएगा ही आएगा, सबको ही समझ में आना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। डीयू दोनों में 2 है, कार्बन का काउंट 5 है, अगर डीयू कार्बन सेम मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। और उसके बाद इसमें आप देखोगे तो पीसीसी आपका रिंग है और इसमें आपका पीसीसी ओपन चेन है, तो इनको भी हम आपस में क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है। इनको भी आपस में रिंग चेन आइसोमर्स बोलेंगे। तो ये 2 एग्जांपल सफिशिएंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे भी नहीं होता। यहां पर एक और चीज बस देख लो हमने क्या लिखा है, ring chain isomers are also functional group isomers but priority is given to ring chain isomers, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रिंग चेन जो आइसोमर्स होते हैं ये आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी कहलाते हैं, बट हम प्रायोरिटी रिंग चेन आइसोमर्स को देते हैं। इसका क्या मतलब, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ मिल गया क्वेश्चन में, ठीक है, मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया और आपसे ये पूछा कि इनमें से आप क्या आंसर करोगे, ठीक है। अगर आप इनमें से आंसर करना चाहोगे तो यहां पर आप ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमर भी देख सकते हो और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी देख सकते हो। तो अगर आपको दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, प्रायोरिटी किसको दोगे, रिंग चेन आइसोमर को, ठीक है। प्रायोरिटी किसको दोगे, रिंग चेन आइसोमर को। तो ये मेरा यहां पर मतलब है कि अगर दोनों दिख गया तो आंसर विल बी रिंग चेन आइसोमर। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन दे देता, ठीक है, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दे देता तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर क्या नहीं है, यहां पर रिंग चेन नहीं है। अगर रिंग चेन नहीं है तो फिर आप आंसर किसको कर दोगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को कर दोगे। अगर नहीं है तो आंसर विल बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। और अगर फोर्थ में नन की जगह बोथ ए एंड बी लिख के दे देता, ठीक है, मतलब आपको रिंग चेन भी दे देता, फंक्शनल ग्रुप भी दे देता और लास्ट में आपको लिख देता बोथ ए एंड बी, तो आपका आंसर होता बोथ ए एंड बी, ठीक है। डी हम आंसर कर देते उस केस में बोथ ए एंड बी, ये इसका मतलब होता है। तो क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दे तो आपको इस तरीके से आंसर करना है, और ये इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया। रिंग चेन आइसोमर्स को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी बोलते हैं, बट प्रायोरिटी हम देंगे रिंग चेन आइसोमर्स को। ये सबको समझ में आ गया, ये सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है, आप लोग अभी इसको बारे में पूछ रहे तो इसको बस मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से बता दूंगा। ये मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या है, यहां पर आप देख सकते हो कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है कि वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी आपको दिख रहा है और चेन आइसोमर भी आपको दिख रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसको आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलोगे, चेन आइसोमर नहीं बोलोगे। टॉटोमेरिज्म नहीं पढ़ा, कोई मतलब नहीं है इस ऑर्डर में, RFMCP याद रखो, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी आपको दिख रहा है और चेन पोजीशन भी आपको दिख रहा है, तो उस केस में आप आंसर क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आपका आंसर होगा, ठीक है।
कहीं आपको किसी क्वेश्चन में दिख रहा है कि चेन भी दिख रहा है और कहीं पोजीशन भी चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो अगर चेन चेंज होता हुआ दिख रहा है, पीसीसी में आपको डिफरेंस दिख रहा है, साइड चेन में आपको डिफरेंस दिख रहा है, तो उसको आप चेन आइसोमर बोलोगे, पोजीशन आइसोमर नहीं बोलोगे। समझ में आया? तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर हम फॉलो करेंगे और इस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको इसके तरफ मूव करना है, जिसमें सबसे हाई प्रायोरिटी में रिंग चेन, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर मेटामर, फिर चेन और फिर पोजीशन। मेटामर अभी हमने नहीं पढ़ा, मेटामर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और टॉटोमेरिज्म तो हम ऐसे भी जीओसी 1 में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब वो चीज समझ में आ गई जिसको डाउट था, ठीक है, कि वो चेन भी दिख रहा है और फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है, तो उसमें क्या करना है, तो आप इजिली यहां पर इस ऑर्डर को फॉलो करके आंसर निकाल सकते हो। इतना क्लियर? सबको इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटामेरिज्म कवर करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम स्ट्रक्चरल को खत्म करके स्टीरियो वाले पार्ट पे मूव करेंगे। ठीक है।